चार्ल्स और गलिंडा गब्स ग्लेशियर पार्क मोंटाना में थे और वो यहाँ एक नायाब चट्टी बनाने आए थे ताकि चार्ल्स आखिरकार अपनी असल जुनून भरी दिलचस्पी यानी रीछों पर तवज्जो दे सके। चार्ल्स पेशे के लिहाज से एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था, लेकिन बदकिस्मती से उसके ज्यादातर काम में नए हाउसिंग कम्युनिटीज, रिजॉर्ट्स और स्पास के लिए कैटलॉग्स और इश्तिहारात की फोटोग्राफी शामिल होती थी। यकीनन इस नौकरी में जानवरों की एक बड़ी वैरायटी शामिल थी, ज्यादातर परिंदे, लेकिन बहुत ही कम उसका पसंदीदा मौजू शानदार रीछ। बदकिस्मती से ये बहुत ही कम होता है कि कोई शख्स सिर्फ अपने शौक के जरिए अपने खानदान की मुकम्मल कफालत कर सके। इसलिए रोजमर्रा की नौकरी वो थी जिसे चार्ल्स को ज्यादातर वक्त बर्दाश्त करना पड़ता था। लेकिन अब चूंकि वो बाज़ाब्ता तौर पर 40 साल के हो चुके थे और बच्चे नौउम्र थे, तो उन्होंने ये तय किया था कि साल में 1 या 2 बार चंद हफ्ते निकाल कर वो जंगलों में जा सके और पूरी तरह फितरत और अपने जुनून में डूब सके। गलेंडा इस इंडस्ट्री में काम नहीं करती थी, लेकिन वो भी इतनी बड़ी फोटोग्राफर नहीं थी, अगरचा उसे जानवरों के बजाय मनाजर और पौधे ज्यादा पसंद थे। तो अप्रैल 1978 में जब उनके बच्चे अपनी खाला के साथ 2 हफ्ते खुशी खुशी रखने पर राजी हो गए, गलिंडा और चार्ल्स ने अपना सामान लोड किया और ग्लेशियर पार्क की तरफ रवाना हुए। बिल्कुल उसी वक्त जब रीछ अपनी बाहर की खुराक तलाश करना शुरू करते हैं। हर दिन वो चंद मील की हाइक करते, कैंप से निकलते और शाम को वापस आकर सामान समेटे और फिर एक नया कैंप साइट ढूंढ लेते ताकि अगले दिन एक नया इलाका कोर कर सके। उन्होंने उस तरह के बहुत से सफर पहले भी किए थे, इसलिए उनका कैंप लगाना और समेटना अब तक बहुत हमवार अमल बन चुका था। और जैसा कि तवक्की थी, इब्तिदाई चंद दिन बहुत जबरदस्त साबित हुए। चार्ल्स को सिर्फ 2 रीछों की तस्वीर लेने का मौका मिला जो काफी फासले पर थे। यकीनन इतनी खास बात नहीं थी कि उस पर फख्र किया जा सके, लेकिन उसका ये मतलब भी नहीं था कि उन्हें कुछ खास नहीं मिला। उन्हें इकाब, शाहीन, मौस और 2 शरारती वॉलरीन मिले जो एक पहाड़ी बकरे के मुर्दा जिस्म पर झगड़ रहे थे। उनके पास अब भी काफी वक्त बाकी था। वैसे भी ये सफर पहले ही इतना दिलकश था कि अगर उन्हें बेहतरीन शॉट न भी मिलता तो भी वो मायूस न होते। इस बार 24 तारीख को उन्होंने कैंप समेटा और पार्क के जनूबी सरहद की तरफ निकले, जहां एलक माउंटेन के साथ एक कच्चा सा कैंप साइट था। चार्ल्स को इस जगह के बारे में अच्छा एहसास था। वहां काफी झरने और नदियां बह रही थीं, बर्फ पिघलने के साथ, और पहाड़ के अर्द गिर्द इगने वाले घास और ग्लेशियर लिली भी बहुत थे। ये पौधे रीछों की पसंदीदा खुराक हैं जो अभी हाइबरनेशन से बाहर आते हैं। चार्ल्स का अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। पहले दिन ही उन्हें इतने ज्यादा निशानात मिले कि उन्होंने तय किया कि यहाँ एक दिन से ज्यादा रुकेंगे। अगली सुबह सवेरे उन्होंने अपने कीमरे और स्नेक्स बैग में डाले और एक नदी के साथ चल दिए जो पहाड़ के करीब करीब बह रही थी। रास्ते में कई हाइकर्स को भी सलाम किया। वो अपनी हाइक में 2 मील अंदर गए ही थे कि उन्हें जिंदगी का बेहतरीन शॉट नजर आया। एक मादा ग्रेजले अपनी जवानी के अरूज पर, इसके पीछे 3 छोटे नर्म व नाजुक बच्चे। एक मादा रेच को बच्चों के साथ देखना ही बड़ी खुशकिस्मती है, लेकिन 3 बच्चों के साथ देखना नायाब है, क्योंकि ज्यादातर मादा रेच सिर्फ 2 बच्चे जनती हैं, और अगर 3 हों तो तीसरा आम तौर पर बहुत कमजोर होता है और जिंदा नहीं रहता। ये छोटा सा खानदान 100 गज के फासले पर था और झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था। चार्ल्स ने कैमरा तैयार किया और वो दोनों रास्ते पर खामोशी से आगे बढ़ने लगे। हर कदम के साथ वो करीब तर होते गए। रेच ने ऊपर देखा, 2 चलती हुई शक्लें देखी और फिर वापस जड़ें खोजने लगा। ग्रेजले ने समझा कि ये भी जंगल के दूसरे जानवरों की तरह हैं जो सिर्फ गुजर रहे हैं। वो शायद एक बालग रीछ के करीब आने की हिम्मत न करे, लेकिन वो शक्लें करीब आती गईं, यहाँ तक कि सिर्फ 30 गज रह गए। चार्ल्स अपनी जगह से नहीं देख पाया, लेकिन रीछ बिल्कुल खामोश हो चुका था। इसका सिर झुका हुआ था, लेकिन आंखें ऊपर थीं और उसकी कमर के बाल खड़े थे। जो भी ये मखलूक थी, वो उसे वो जगह नहीं दे रही थी जो जंगल में आम तौर पर जानवर एक दूसरे को देते हैं। मजीद ये कि वो झुककर चल रहे थे। इंसानों के लिए ये इसलिए था कि खुद को छुपाएं और खामोश रहें ताकि तस्वीर करीब से ले सकें, लेकिन मादा रेच के लिए ये ऐसे लग रहा था जैसे कोई शिकारी उसके बच्चों को चराने आ रहा हो। नदी के शोर में न चार्ल्स को और न ग्लिंडा को रीछ के गले से निकलती खुरखुराहट सुनाई दी, लेकिन बच्चों ने सुनी और फौरन अपने बनाए हुए गड्ढे में छिप गए। चार्ल्स घास में झुककर बैठ गया, कैमरा तैयार ताकि जब खानदान झाड़ी के पीछे से निकले तो वो शॉट ले सके, लेकिन वो झाड़ी के किसी भी तरफ से नहीं निकले। उसके बजाय अचानक खामोशी हुई और फिर मादा रेच सीधा झाड़ी फाड़कर बाहर निकला, अपने बच्चों को मजीद तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए झाड़ी को उन पर गिरा दिया। जब वो लपकी, चार्ल्स ने फौरन समझ लिया कि क्या होने वाला है। जानवर दांत निकाले, जोर से धाड़ते हुए निकला, यहाँ तक कि उसके कानों में दर्द हुआ। जैसे ही उसके पांव खुले मैदान पर पड़े, वो 35 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ रही थी। 400 पाउंड खालिस मादरी गुस्सा। अपने बच्चों को बचाने के लिए हर
चीज को चीरने फाड़ने पर तैयार। चार्ल्स ने सिर्फ एक बात कही, गलिंडा को चिल्लाया कि भागो। चंद सेकंड में उसे समझ आ गई कि दोनों के बचने का कोई इम्कान नहीं, लेकिन वो इतना जरूर कर सकता था कि कम इस कम एक बच जाए। उसने एक निहायत बहादुराना कदम उठाया। जब गलिंडा रास्ते की तरफ जितनी तेज भाग सकती थी भागने लगी, चार्ल्स सीधा खड़ा हुआ, बाजू हिलाए, जोर जोर से शोर मचाया और मुखालिफ समट दौड़ गया। अगर मादा रिच को किसी पर तौजा मरकूज करनी थी तो वो चार्ल्स होता। वो करीब के दरख्त तक पहुंचा, जितना ऊपर जा सकता था छलांग लगाई, और एक लम्हे के लिए जब उसने शाख पकड़ी तो उसे यकीन सा आया कि शायद वो बच जाए। लेकिन रेच ने उसे एक लटकते पांव से पकड़ लिया, नीचे खींचा और जमीन पर पटक दिया। उसके मुंह ने चार्ल्स के बाजू को जकड़ लिया और उसने जोर जोर से झटके दिए ताकि सर तक पहुंच सके। काटने की ताकत ने हड्डियों को पाश पाश कर दिया। बाजू बेकार होकर एक तरफ झूल गया, फिर उसका चेहरा सामने आया और तब चीखें शुरू हुई। गलिंडा जितना तेज भाग सकती थी भाग रही थी, लेकिन शोहर की अजियतनाक चीखों ने उसे भी चीखने पर मजबूर कर दिया। उसने पूरी कुव्वत से मदद के लिए पुकारा, लेकिन बदकिस्मती से गलिंडा ने रेच को ये याद दिला दिया कि वहां दो मखलूक थी। उसके मुंह पर चार्ल्स के खून की छींटें थीं और उसकी आंखें गलिंडा पर जमी थीं। 20 सेकंड से भी कम वक्त में वो गलिंडा तक पहुंच गई। गलिंडा ने अपने पीछे आती धमक नहीं सुनी, क्योंकि वो खुद चल रही थी। रेच ने उसका बेग झपटा, उसे जमीन पर पटका और दीवदार के दरख्त से टकरा दिया। गलिंडा की सांस रख गई, लेकिन खुशकिस्मती से बेग ने ज्यादातर जर्ब बर्दाश्त कर ली, उसके जिस्म और हड्डियों को बचा लिया। उसने मड़कर खून में लिथड़ी रीछ को अपनी तरफ आते देखा। उसी लम्हे 6 हाइकर्स वहां पहुंच गए, गलिंडा की चीखों से खींचे हुए। रीछ रुका, इनकी तरफ देखा और वापस अपने बच्चों की तरफ लौट गया। अगर हालात मुख्तलिफ होते तो वो साटों से लड़ती, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए खुद को जख्मी करने का रिस्क नहीं ले सकती थी। ये फैसला उसके बच्चों की बका के लिए था, न कि इंसानों के खौफ से। हाइकर्स ने गलिंडा को उठाया और आधा मील दूर खड़ी ट्रक तक ले गए और करीब तरीन रेंजर स्टेशन पहुंचे ताकि मदद बुलाई जा सके। हुकाम आए तो चार्ल्स मर चुका था, रेच और उसके बच्चे जा चुके थे। उसकी गर्दन की शरियान कट गई थी, चेहरा तबाह हो गया था, बाजू टुकड़े टुकड़े हो गए थे और अंदरूनी जख्म बेशुमार थे। लेकिन रीच ने उसका गोश्त नहीं खाया, वो सिर्फ अपने बच्चों को लेकर आगे बढ़ गई। हुक्काम ने फैसला किया कि रीच को नहीं मारा जाएगा। ये एक फितरी हमला था जिसका मकसद सिर्फ बच्चों की हिफाजत था। उन्होंने रीच को ढूंढ कर कई दिन देखा, उसने कोई जारहाना रवैया नहीं दिखाया। इस बार कम इज कम एक माँ और उसके बच्चे महफूज रहे। चार्ल्स की मौत एक अलमिया थी, लेकिन रीच को मार देना उस हादसे को और मौतों में बदल देता। बदकिस्मती ये है कि जो लोग फितरत से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं वही अक्सर इन मखलूकात के करीब होते हैं जो अपनी जबलत के तहत महलिक ताकत के साथ रद्द-ए-अमल देती हैं। चार्ल्स गब्ज के इरादे अच्छे थे, लेकिन वो एक माँ के फितरी और नेक गुस्से से बचाने के लिए काफी नहीं थे।